बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज यूनियन बजट के बारे में है, जिसकी एक शॉर्ट समरी हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस बजट के सबसे बड़े हाईलाइट के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि उन्हें अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके लिए लिमिट और भी बढ़ जाती है, जो कि बढ़ेगी 75,000 से। यानी कि अब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और सैलरीड क्लास में काउंट होते हैं तो आपके लिए लिमिट हो जाती है 12,75,000 तक की, क्योंकि 75,000 की अलग से रिबेट मिलेगी इस नई टैक्स रिजीम में। लेकिन आपने एक चीज जरूर से नोटिस की होगी इनकम टैक्स न्यू रिजीम में कि 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10% का अगर टैक्स दिखाया हुआ है, लेकिन बोला जा रहा है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए एलएलए ने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसको आप भी देखिए। लेकिन अप टू 12 लाख रुपीस तक की इनकम पर जो 80,000 रुपए लगभग टैक्स बनेगा, वो पूरे के पूरी रिबेट मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख के नीचे है तो आपको 100% रिबेट मिलेगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब इस पूरे बजट का 4 जगह पर फोकस था, जो कि थे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, जिसको कि हम एक एक करके शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है एमएसएमई, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जॉब क्रिएशन में, इनोवेशन में और रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और इस बजट में इनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। फर्स्ट, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी को 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि उन्हें ज्यादा फंडिंग का एक्सेस करने में मदद करेगा बिना किसी एक्सेसिव कोलैटरल के। सेकंड, गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन प्रपोज किया है, जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज पर फोकस करेगा। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करेगा, जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। थर्ड, एमएसएमई सेक्टर में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, रिसर्च और अपग्रेडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। फोर्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल है और उसको इस चीज में बहुत ज्यादा आसान बना दिया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लॉज को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, ताकि बिजनेस ओनर्स को डरा धमका कर उनसे घूस ना ली जाए। पर इसमें पेनल्टी जरूर से पे करनी पड़ेगी अगर वो कुछ गलत करते हैं तो। अब इसमें सेकंड सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जहाँ पे की बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की गई है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टअप फंड और फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करूं तो वहां पर 20,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर R&D फंड लॉन्च किया गया है, जो कि सपोर्ट करेगा रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट को इमर्जिंग फील्ड लाइक AI, डीप टेक, बायोटेक, स्पेस टेक एंड क्लीन एनर्जी में। और जो कि मेरे को पर्सनली बहुत कम लगा, क्योंकि और सारी कंट्रियों के मुकाबले इंडिया बहुत ही कम स्पेंड करती है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। पर फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव बहुत सारे स्टार्टअप्स को अच्छा खासा फंड प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर हम यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करें तो वहां पर पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर 30,000 तक की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि बेनिफिट करेगा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे होंगे। अब जिन लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि ये ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अंदर नहीं आते हैं। इसमें काम करने वाले लोग फिक्स सैलरी, जॉब सिक्योरिटी या बेनिफिट जैसे पीएफ, इंश्योरेंस बेनिफिट्स नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स, डेली वेजेस लेबर्स या फिर गिग वर्कर्स। अब गिग वर्कर्स के बारे में भी इस बजट में बात की गई है। इसके अलावा बजट में टैक्स और कंप्लायंसेस के बारे में बात करें स्टार्टअप्स के लिए तो वहां पर भी रिलीफ प्रोवाइड करी गई है स्टार्टअप्स को, जो कि अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन 4 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि अब 4 साल में वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना कि 2 साल में, जिससे कि उनके एरर और कंप्लायंसेस उनके लिए इजी और बन जाएंगे। अब अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स के फंड्स के बारे में बात करी जाए जो कि उनको प्रिसाइजली एलोकेट किए गए हैं तो वो कुछ इस तरीके से 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी AI की एजुकेशन के लिए। इसके अलावा बात करें हम न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन टेक स्टार्टअप्स के लिए तो वहां पर भी 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, जहां पे की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है क्लीन एनर्जी स्टार्टअप्स के लिए। इसके अलावा अगर हम हाउसिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो वहां पर भी 15,000 करोड़ का बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट किया गया है, जिससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा रियल एस्टेट स्टार्टअप और प्रोप टेक फर्म्स को। इसके अलावा इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंदर वहां पर एनकरेज किया जाएगा हार्डवेयर, कंज्यूमर गुड्स, डीप टेक स्टार्टअप्स को स्केल करने के लिए मेड इन इंडिया, जो कि मेरे को 100% होना इस वक्त इंडिया में बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अभी भी कॉस्टली पड़ जाएगा।
लेकिन इसके अलावा 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स ओपन किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि अर्ली स्टेज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके स्कूलों में भी। इसके अलावा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख करोड़ की होने वाली है, जो कि उन स्टार्टअप्स को मिलेगी जो काम करेंगे स्मार्ट सिटी, इंफ्राटेक और अर्बन सॉल्यूशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें एफडीआई एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो वहां पर भी 100% अलाउ कर दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो कि इंश्योरटेक स्टार्टअप्स को टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो कि पहले 75% था, जो कि अब बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड फोकस एरिया के बारे में बात करूं, जो कि एक्सपोर्ट्स था, तो वहां पर सिंपली हर इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा हर एक इंडस्ट्री को। अब ये जो 4 पार्ट थे जहाँ पे की यूनियन बजट फोकस कर रहा है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर भी एक तरीके से एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा। अब शॉर्ट में एक्सपोर्ट की अगर मैं बात भी करूं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल जैसे एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस है, जो कि हमेशा हमारा रहता है। इसके अलावा अगर मैं फोर्थ एरिया के बारे में बात करूं, जो कि हमारा एग्रीकल्चर का था, तो वहां पर अब 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है, जो कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, यानी कि जहां पर की एग्रीकल्चर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि होता है लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो, बहुत मिनिमम होता है। तो उन एरियाज को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा कि भैया एग्रीकल्चर में भी काम करो। और अगेन इसमें भी हमारा इंपोर्ट्स को कम करने पर फोकस है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर फोकस। इसके अलावा और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए पूरी यूनियन बजट की, तो मैं आपको इन 2 वीडियो का लिंक दे रही हूँ, जो एक LLA की है और एक है स्टडी IQ की। तो आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्मल न्यूज की तरफ, जिसमें कि पहली न्यूज है रिलायंस के बारे में, जो कि रीलॉन्च कर रहा है शीन को। अब जिसको शीन नहीं पता तो नाइस, पर मैं बता देती हूँ, इसको आप शॉर्ट में ज़ूडियो का भाई बोल सकते हो, जो कि 2020 तक एग्जिस्ट करता था इंडिया में और रूल भी करता था, जो कि बैन हो गया था क्योंकि चाइनीज ऐप था 2020 में। तो इसको 5 साल बाद रिलायंस रिटेल वापस रीलॉन्च कर रही है नए फैशन ऐप के साथ ज़ूडियो से कम्पीट करने के लिए। तो रिसेंटली रिलायंस ने शीन का ब्रांड लाइसेंस किया है, लेकिन इक्विटी स्टेक में नहीं बल्कि पार्टनरशिप में, क्योंकि रिलायंस का नाम जुड़ा है। शीन भी लाइक कि सर इक्विटी स्टेक ले लो और हमें इंडिया में प्लीज एंट्री करवा दो, लेकिन मुकेश भाई इज लाइक कि चल हट पगले, पार्टनरशिप में आऊंगा, छोटा मोटा नाम थोड़ी ना जुड़ा है मेरा, मुकेश अंबानी हूँ मैं, गूगल कर मेरा नाम। मजाक भाई, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने नहीं बोला है। पर इसके अलावा शीन अब सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इंडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगा। अभी फिलहाल ये दिल्ली, मुंबई में अवेलेबल है, लेकिन पूरे नेशन वाइड में भी इसको धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर दिया जाएगा। वैसे अगर इंटरनेशनल न्यूज की बात करूं इन लोगों की, तो ये लंदन में लिस्ट होने का प्लान बना रहे हैं, यूएस आईपीओ लाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया है वहां, तो अभी के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है चाइना कितना अच्छा दोस्त है यूएस का, और यूएस कितना सपोर्ट करता है चाइना को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो की है डीजीसीए के बारे में, जिसने की फाइन लगा दिया है 30 लाख तक का, छोटा सा अमाउंट सिर्फ एयर इंडिया में, क्योंकि उनके पायलट जो हैं वो बिना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरा करे फ्लाइट को चलाने के लिए चल दिए, मतलब चला भी दिए और लैंड भी करवा दिए। पर ये हुआ कब? तो ये हुआ 7 जुलाई को, जिसमें कि फ्लाइट ऑपरेट किए बिना मैंडेटरी 3 टेक ऑफ और लैंडिंग कंप्लीट कर दिए। अब डीजीसीए भी लाइक ऐसे कैसे, अब तो तू गया, तो उसने भी 30 लाख तक का फाइन लगा डाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि पाकिस्तान के बारे में है, जिसमें कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक स्टेप लिया, जो कि फेल हो गया। अब किया क्या, तो ये सुनिए। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने रेट को 22% से घटाकर 12% कर दिया, इस उम्मीद में कि इससे इकोनॉमी रिवाइव होगी और फिर से हम ऊपर जाने लगेंगे और फिर कम्पीट करेंगे यूएस से। इस उम्मीद में उन्होंने रेट को डिक्रीज किया था, और इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ग्रोथ दिखाई, लेकिन नेगेटिव में। इस स्टेप से उनका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मनी सप्लाई अभी भी नेगेटिव ही है, और ग्रोथ का तो क्या ही बोला जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि चाइना के बारे में है, और जो केस करने वाला है यूएस पे। अब किस चीज के लिए, तो वो है 10% का टैरिफ पे, जो कि यूएस लगाने वाला है चाइना पे
जिसकी उसने धमकी पहले ही दी थी कि ब्रिक्स ने यूएस के डॉलर को कुछ भी हानि पहुंचाई तो वो ब्रिक्स नेशन पर हैवी टैक्स लगाएगा। और चाइना के साथ तो आपको पता ही है यूएस का कितना गहरा रिलेशन है, तो उसी को दर्शाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10% का टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे। वैसे कनाडा पे भी लगा रहे, मैक्सिको पे भी लगा रहे और इंडिया पे भी अभी बात चलनी है, लेकिन चाइना इस चीज का अपोज कर रहा है और WTO के रूल का वॉयलेशन भी बता रहा है। अब WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि उन्होंने केस भी फाइल किया है यूएस की साथ, करने वाला है, अनाउंसमेंट की है इस चीज की अभी, और ये भी वार्निंग दी है कि इससे यूएस चाइना के ट्रेड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाने की बात की जा रही है और चाइना पर 10%। अब इतना कम क्यों? क्योंकि चाइना मानो ना मानो वो किंग है हर चीज में। आपको जो कुछ चाहिए वो चाइना बना के देगा भाई, हाथ में रख देगा। और चाइना इस चीज के एग्जाम्पल्स टाइम टू टाइम देता भी रहता है। अभी DeepSeek से अभी हिला दिया था सभी पूरी AI इंडस्ट्री को, इसलिए चाइना पे इतना कम लगाया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर अगर हम बात करें कनाडा की तो उन्होंने $107 बिलियन की यूएस गुड्स पर 25% का काउंटर टैरिफ लगाने की बात की है कि भैया अगर तुम हम पे लगाओगे इतना तो हम भी 25% का तुम पे लगाएंगे। कनाडा भी डराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैक्सिको की बात करें हम तो वो अभी प्लान बना रहा है इस चीज पर, उन्होंने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबा रामदेव जी के बारे में तो उन पर नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, केरला कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि उन दोनों को पनिश किया जा रहा है क्योंकि वो दोनों अपने क्रिमिनल केस में अपीयर नहीं हुए। यहाँ पर दो शख्स जिनके बारे में बात हो रही है वो है बाबा रामदेव और उनके पार्टनर बाला कृष्णा जी के बारे में। अभी किस केस के बारे में बात हो रही है तो वो है दिव्या फार्मेसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था और जो कि पतंजलि का हिस्सा था और उन्होंने मिसलीडिंग मेडिकल एड्स को पब्लिश किया था, आपको याद होगा। तो उसी में केरला कोर्ट ने कहा था कि अपीयर हो भाई, बोलो कुछ, जवाब दो हमको, इसमें कि ये लोग अपीयर नहीं हुए। तो अब केरला कोर्ट भी लाइक कि अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा, लेकिन अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। पर मैं फिर भी बता देती हूँ किस एडवर्टीजमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब ये उस एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है जहाँ पर कि उन्होंने क्लेम किया था कि आपका हमारा प्रोडक्ट, पतंजलि प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही, जो कि ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का वॉयलेशन था साफ साफ, जिसकी वजह से वो लोग उस चीज के बाद फंस ही गए और अभी तक वो केस चला जा रहा है जिसमें कि ये लोग अपीयर नहीं हो रहे और केरला कोर्ट का ये डिसीजन आया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जो कि इलोन मस्क के बारे में है, जिनको कि यूएस का बहुत सेंसिटिव डेटा मिल गया है। तो डोज जो कि इलोन मस्क के अंडर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर है अभी इस वक्त, तो उसका सेंसिटिव डेटा का एक्सेस मिल गया है इलोन मस्क को, जिसमें कि इंक्लूडेड है सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल, कस्टमर पेमेंट सिस्टम जैसी और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूएस के लोगों की। तो बहुत ज्यादा खतरनाक सी चीज है एक बिजनेसमैन को ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जो कि है ओला के बारे में, जो कि फिर से मार्केट के टॉप पे आ चुका है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी में 24.91% का मार्केट शेयर के साथ 24,330 यूनिट्स बेचे हैं, जहां पर कि उनके कॉम्पिटिटर टीवीएस मोटर ने 23,788 यूनिट्स बेचे हैं। वहीं बजाज ऑटो जो कि 21.80 का मार्केट शेयर होल्ड करता है, उसने बेचे हैं 21,294 यूनिट। ओला इस वक्त सही में अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के साथ मार्केट को रूल कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जो कि है यूपीआई के बारे में, जिसने की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। तो इस वक्त यूपीआई ने 16.99 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए हैं, जो कि 17 बिलियन के बिल्कुल करीब है। और अगर इसकी पूरी वैल्यू की बात करी जाए तो वो है 23.48 लाख करोड़ की वैल्यू, जो कि 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दिखाता भी है। इसके अलावा आज की ये सारी न्यूज सिर्फ यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।